हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है एसआरए पर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर। ठीक है, पहले वीडियो में जैसे हम लोगों ने उसके ओवरव्यू लिया था एक्ट का कि एक्ट कब आया, कब इन्फोर्स हुआ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उसके बाद में सेक्शन 1, 2, 3 और 4 देख लिए थे। ठीक है, उसका अगर क्विक रिवीजन करें तो 1 में क्या था? 1 में आपका था कि उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, और 2 में उसकी थी डेफिनेशन ऑब्लिगेशन की, ट्रस्ट की, ट्रस्टी की, वो आपको सीरियल वाइज याद करनी पड़ेंगी। 3 में था उसका सेविंग। ठीक है, सेक्शन 3 में सेविंग था कि ये दो चीज़ों पे अफेक्ट नहीं करेगा। किस किस पे? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई और राइट हैं तो वो तुम्हारे रहेंगे, और रजिस्ट्रेशन एक्ट कोई अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इन दोनों पे ये बात नहीं करता है। अगर वो राइट हैं तो आपके वैसे ही रहेंगे। सेक्शन 4 ये बात करता था हाँ कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिर्फ आपको कंपनसेशन और परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करता है। ये आप कहें कि वो पेनल लॉज में डील हो जाए, उसे कोई पनिशमेंट मिल जाए, वो एसआरए के लिए, मतलब एसआरए में वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग दे चुके हैं। जितने भी ना देखिए वो पहले फर्स्ट वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखें। तो अब इसमें क्या है, सेकेंड वीडियो में हम लोग सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड में है। ठीक है, इसमें चैप्टर फर्स्ट पहला जो है वो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो प्रॉपर्टी किस टाइप की? ये दोनों ही प्रॉपर्टी की बात करता है। पहले इमूवेबल, या मूवेबल। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी की बात करता है। कहने का मतलब है इस चैप्टर में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात सेक्शन 5 एंड 6 में की गई है, और दिख रहा है आप लोग को, और मूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 7 एंड 8 में की गई। दोनों सेक्शंस दिए हुए हैं। तो टोटल इसमें 4 सेक्शन है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, जैसा इसका हेडिंग है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास से पोजेशन चला जाता है किसी प्रॉपर्टी का, आप ऑनर हैं तो भी, ऑनर नहीं भी हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी पोजेशन में है तो वो आपको कैसे वापस मिलेगी। ठीक है, ये इसकी बात करता है। तो सेक्शन 5, चलिए पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप लोग के हाथ में बेरक नहीं है तो पहले बेरक का आप लोग निकाल लें। ठीक है, क्योंकि बिना बेरक की रीडिंग कैसे फिर हो पाएगी? बिना बेरक के आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप एकेडमिक्स में भी हैं और आप अगर कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं, सिलेबस में है एसआरए, ये वाले सेमेस्टर में अगर है आपके, तो भी आप बेरक, एसआरए का कोई भी सब्जेक्ट होकर हो, अगर उसका बेरक आता है तो आपके पास बेरक जरूर होना चाहिए। और वो बेरक आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रखें, क्योंकि जो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बेरक में ही आप नोट कर लें, तो उसी में आसानी रहेगी आगे भी चल के आपको। ठीक है, तो सेक्शन 5 पे हम लोग आ जाते हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई आपकी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसकी रिकवरी आपको कैसे मिलेगी? ठीक, सेक्शन 5 ये बात करता है। सेक्शन 5 बेसिकली क्या कहता है कि अगर आप एज ए ऑनर, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल, ठीक है, टाइटल या एज ए ऑनर आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं, तो आप मेरे पास ना आइए, आप सीपीसी के पास जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये माइनर एक्ट है, तो इसमें तो इतना डील नहीं हो पाएगा भाई। ऑनरशिप प्रूफ करना एक थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, जो कि एसआरए में डील नहीं हो पाएगा। तो एसआरए क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है? ए पर्सन एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये कहता है कि अगर आप रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहते हैं तो आप सीपीसी 1908 में जाएं, वही आपकी मदद कर पाएगा। ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे एज ए ऑनर, या आप उसका टाइटल क्लेम करना चाहते हैं। ठीक, सिर्फ पोजेशन नहीं, आप एज ए ऑनर उसको क्लेम कर रहे हैं। आप सीपीसी में कहाँ जाएंगे? आप सीपीसी में आप जाएंगे ऑर्डर 20, रूल 9 एंड ऑर्डर 21, रूल 35 एंड 36। ठीक है,
ये बात करता है डिग्री की कि इस पर आपको डिग्री कैसे मिलेगी, और ये बात करता है एग्जीक्यूशन की कि इस पर आप इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस डिग्री का। ठीक है, ये दोनों आप वहाँ पर चेक कर लें। ये पूछा नहीं जाता है, बेसिकली पूछा नहीं जाता है कि कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा CPC में, लेकिन वैसे ही आप जब मालूम है तो जान लीजिए और क्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कहता है सेक्शन 5, ये कहता है कि अगर आप टाइटल लेना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप क्लेम करना चाहते हैं, तो आप SRA में नहीं, आप गलत जगह आ गए, आप CPC में जाइए। ठीक है, तो सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये क्या चीज है? ये बहुत सिंपल है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी क्या। सेक्शन 6 कहता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? आप सेक्शन 6 का क्लास 1 एक बार रीड मान लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजेसन देयरऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल डेट मे बी सेट अप इन सच सूट। क्या है इसका मतलब? आप तो कहोगे विशाल भाई ये तो आपने बैरक पूरा रीड मार दिया। चलो भाई आप एक एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, कैसे कि आपने एक रूम लिया है मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए। ठीक, आपने रूम लिया, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट किया था, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें उसमें कितने का रूम है, अगर कोई भी पार्टी खाली कराना चाहेगा, ऑनर खाली कराना चाहेगा या आप खाली करना चाहेंगे, तो वो एक दूसरे को 15 डेज़ का पहले प्रायर नोटिस देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें थी। आप कुछ दिन के लिए अपने घर गए, ऑनर ने क्या किया, आपका रूम का ताला तोड़ के किसी और को रूम उठा दिया। ठीक, और आपको वहाँ से डिस्पोजेस्ड कर दिया। आपका पोजीशन था, ठीक है, लेकिन अब उसने ताला तोड़ दिया तो आपका पोजीशन नहीं रहा, आपका डिस्पोजेस्ड हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी मदद SRA कर सकता है। SRA में कहाँ? आप सेक्शन 6 में जाइए। सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन में प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपको वहाँ से डिस्पोजेस्ड कर दिया गया। कैसे किया गया? विदाउट कंसेंट किया गया। ठीक है, विदाउट कंसेंट किया गया और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था? यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ ये लॉ था कि भाई साहब आपको खाली कराने से पहले 15 दिन का प्रायर नोटिस देना चाहिए था मकान मालिक को, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक, 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी कि आपको मकान से निकाल दिया उसने, तो ये तीनों चीज़ें हैं। पोजीशन आपके पास था, आपको डिस्पोजेस कर दिया गया, विदाउट कंसेंट किया गया, आपसे पूछा नहीं उसने। तीसरी बात, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था? आपने जो आपस में एग्रीमेंट किया था, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये था कि अगर कोई भी पार्टी एक दूसरे को निकालेगा तो उसे 15 दिन का प्रायर नोटिस देगा। उसने कोई नोटिस नहीं दिया, आपको ऐसे ही बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या करेगा? सेक्शन 6 का क्लाउज 1 की मदद लेके आपको कोर्ट दोबारा पोजीशन दे देगा, पोजीशन आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक, ये 6(1) आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और रीड मार लें, आप रीड मार लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो देख लेंगे फिर उसको। कोई दिक्कत वैसे आनी नहीं चाहिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी है। क्या सुनते हैं अब? इसके साथ साथ अगर ये आपको राइट मिले हुए हैं 6(1) में, ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो लिमिटेशन ऊपर वाला मिटा देते हैं, फिर लिमिटेशन आपको बताते हैं क्या है। लिमिटेशन क्या है? 5 को हटा देते हैं, ठीक है। लिमिटेशन अभी देखते हैं हम लोग। लिमिटेशन, अब लिमिटेशन आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, ये लिखिए ना, मान लीजिए कि लिमिटेशन है, नीचे लिमिटेशन दी हुई है। और क्या, 6 का सब क्लॉज 2 देखेंगे तो सब क्लॉज 2 में 2 बातें हैं, ए और बी। क्या 2 बातें? सिंपल सी बातें हैं। पहला कि अगर आपको ये केस करना है कि उसने आपको डिस्पोजेस कर दिया है, विदाउट कंसर्न कर दिया है, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विदिन 6 मंथ
विद इन 6 मंथ। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में खूब पूछा जाता है, धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है ये क्या कि सेक्शन 6 में लिमिटेशन पीरियड क्या है, कितने महीने के अंदर आपको केस फाइल करना हुआ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपको यहाँ पर 6 मंथ टिक मार के आना। दूसरा, नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपको डिस्पोजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, मतलब सरकारी जो काम होते हैं ना, उसमें अगर आपको कोई सरकारी बिल्डिंग से खाली कराया जा रहा है तो भाई सेक्शन 6 आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें सिंपल सी हैं, समझ में आ गई होंगी। अब इसका 3 क्या बोलता है, सेक्शन 6 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई साहब एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तो नो अपील, अपील नहीं कर सकते आप। ठीक, नो रिव्यू भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ना आप इसमें अपील कर सकते हैं, ना आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें, जैसे आप सेक्शन जब पढ़ेंगे ना, सब सेक्शन एक बार रीड मारिए। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री passed in any suit instituted under this section nor shall any review of any such order or decree be allowed। ठीक है, कोई भी ऑर्डर 6 के 1 में अगर कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास करता है तो उसमें अपील और रिव्यू दोनों ही चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। लेकिन जैसा कि हम लोग देखा, ये साफ साफ मना किया गया कि नो अपील नो रिव्यू, लेकिन क्या है, रिवीजन, इससे हमें पता चलता है रिवीजन अलाउड। रिवीजन, आपको रिवीजन के लिए अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल ही है, उसमें क्या है। अब इसके बाद में क्या है, एक राइट जो है डिपेंडेंट को भी है। डिपेंडेंट यहाँ पर कौन था, ऑनर, ऑनर था ना, एक राइट यहाँ पर डिपेंडेंट को भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मकान मालिक ने आपसे जो मकान खाली कराया था, ऑनर ने आपके, अब वो कह दे कि मुझे अर्जेंट नीड थी उसकी, मेरा बेटा बाहर से आ गया है, ठीक है, तो मुझे अब वो उसमें रहेगा, मुझे अर्जेंट नीड थी, मुझे वो चाहिए, खाली कराना है, तो वो क्या करे, तो वो भाई सेक्शन 6(4) ये बोलता है, क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेसन देयरऑफ। 6(4) ये बोलता है कि अब वो क्या कर सकता है कि पोजेसन के लिए, अपने पोजेसन के लिए और अपना टाइटल शो करने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। कहाँ करेगा, उसके राइट रहेंगे, हम लोग जान चुके हैं सीपीसी में करेगा। ठीक है, वो सीपीसी में जाके फिर से अपना टाइटल शो करके वहाँ पर वो आपसे खाली करा लेगा, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस से होगा, ऐसे नहीं कि ताला तोड़ दिया और खाली हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, 5 और 6। अब हम लोग 7 और 8 देखते हैं, वो भी आसान है, ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल से, घबराने वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा। ठीक है, सारे से बिहार में तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अदर स्टेट भी है, जैसे हिमाचल है, हिमाचल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। माइनर एक्ट जब तक आपके क्लियर नहीं है, मेजर तो करने ही करने हैं, माइनर को भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन रुकता है वो 1 ही 2 नंबर से रुकेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको सब चीज़ें अच्छे से ही पढ़नी है। चलिए 7 पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देखा 5 और 6 हो गया, ये इमोल प्रॉपर्टी की बात करता है। मूवेबल में क्या बात करेगा, 7 और 8। तो सेक्शन 7 क्या कहता है, ये देखते हैं। सेक्शन 7 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5 था, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक, वहाँ पर इमूवेबल था, यहाँ पर मूवेबल हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करना है, इसमें बिल्कुल वैसे ही सेम रहेगा, ये भी यही कह देता है कि भाई साहब अगर आप टाइटल बता रहे हैं, ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको सीपीसी में ही जाना पड़ेगा, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। सीपीसी में हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑर्डर 20 रूल 10 और ऑर्डर 21 रूल 31 सॉरी, ये इसमें डिक्री के लिए और इसमें एग्जीक्यूशन के लिए, उसी डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए वैसे ही था, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। एक बार रीडिंग चाहे मानना चाहें आप कर लें। ए पर्सन
Section 7, recovery of specific movable property. A person entitled to possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. ठीक, 7 हो गया। अब हम लोग सेक्शन 8 पे जाते हैं। 8 क्या बोलता है? 8 भी आसान है, ये थोड़े कठिन होगा। क्या बोलता है ये? लायबिलिटी ऑफ पर्सन ठीक है। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर, ठीक है, नॉट एज ए ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। सेक्शन 8 क्या बोलता है? जैसे कि है कि रिकवरी वापस लेनी है, मतलब किसी और के पास पोजेशन पहुंच गया है किसी मूवल प्रॉपर्टी का, उससे वापस कैसे लिया जाए। अगर आप टाइटल शो कर रहे थे तो आप सेक्शन 6 में जाते, सेक्शन 7 में जाते, सॉरी, ठीक है, सेक्शन 7 में जाते तो फिर आप CPC में जाइए, ठीक। लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ पोजीशन ही चाहिए, और जिसके पास पोजीशन है वो ऑनर नहीं है, रियल ऑनर नहीं है, ठीक है। जैसे बोलता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। कहने का मतलब है सेक्शन 8 उसकी बात करता है कि किसी भी आदमी के पास पोजीशन है अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वो उसका रियल ऑनर नहीं है तो उससे ये कैसे लिया जा सकता है। तो सेक्शन 8 अगेंस्ट दी ऑनर नहीं इस्तेमाल हो सकता है, जबकि हम लोग ने देखा था सेक्शन 6 जो था वो इवन अगेंस्ट दी ऑनर भी आप केस कर सकते थे। मकान मालिक के खिलाफ केस किया था, वो ऑनर ही तो था उसका, लेकिन फिर भी आपने केस कर दिया था उसके सामने, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 में अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल मेरा दोस्त मुझसे मांग के लेके गया कि मतलब किसी एक काम के लिए, और वो मुझे वापस नहीं दे रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूं? तो सेक्शन 8 मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सेक्शन 8 को एक बार आप रीड मारिए। सेक्शन 8 लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पोजीशन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर, इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर, ही मे कंपेल स्पेशली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजीशन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो ABCD करके 4 केसेस दिए हुए हैं, इन चारों केसेस में अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, दूसरा पर्सन एज ए ऑनर उसको क्लेम कर रहा है उसका पोजीशन, तो आपको वो वापस करनी पड़ेगी। कैसा? पहला, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है। जिसके पास प्रॉपर्टी है वो एज ए एजेंट और ट्रस्टी के रूप में उसके पास थी, अब क्या हो रहा है? उसका ऑनर उससे क्लेम करना चाहता है। अब एजेंट हो चाहे ट्रस्टी हो, दोनों को ही चाहे कोई सी भी प्रॉपर्टी हो वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे केस में B में, व्हेन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। अब क्या हुआ? B में और C में दोनों ही केस में क्या होगा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी प्रॉपर्टी हो अगर ऐसी है कि उसके लिए पर्सनली वो इतनी इंपॉर्टेंट रखती है कि कोर्ट उसकी वैल्यू एजरटेन नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल किसी आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी आ गई, मैं बाई चांस उसके पास पहुंच गई, किसी और को पहुंचानी थी, मैं उसको दे आया, ठीक है, किसी और आदमी के पास पहुंच गई। अब वो कहता है कि भाई मैं तो अब इसे वापस नहीं दूंगा, ठीक है, तुम केस करो और जो कंपनसेशन होगा वो मैं दे दूंगा। लेकिन कोर्ट ऐसे केस में कंपनसेशन नहीं देगी, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये सेक्शन कहता है सेक्शन 8 का B ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वो एडुकेट रिलीफ अदरटेन नहीं कर सकते हैं तो उसको वो प्रॉपर्टी ही वापस करनी पड़ेगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसे वापस देनी पड़ेगी। C क्या बोलता है? व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एजरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। C ये बोलता है कि एक तो अगर यही पॉसिबल नहीं है कि कितना लॉस होगा उससे, वो प्रॉपर्टी उसे वापस ना देने से, वो मूवेबल प्रॉपर्टी उसे वापस ना देने से एग्जरटेन नहीं कर सकते, हम ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि उसे लॉस कितना होगा, तो इसीलिए भाई इसकी प्रॉपर्टी दे दो इसे, ठीक है। अब D क्या बोलता है? व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। D ये बोलता है कि धोखे से किसी और के पास पहुंच गई है तो भी उसे वापस कर दो। इन चारों केसेस में ट्रस्टी या एजेंट के पास हो, दूसरा कोर्ट एजरटेन ना कर पाए,
तीसरा, कंपनसेशन ऑफ मनी इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ। चौथा, धोखे से किसी और के पास पहुंच गई, ठीक है, ट्रांसफर किसी और को करनी तो ट्रांसफर किसी और को हो गई। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है, बस इतना ही रह गया, थोड़ा सा ही है। अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम under clause B or clause C of this section presume that the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, as the case may be. B, that it would be extremely difficult to ascertain actual damage caused by its loss. वही बात है कि कोर्ट को भी यही मानना पड़ेगा अगर कोई भी B और C में क्लेम कर रहा है, ठीक है। A में और D के केस में, दोनों के केस में अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, नहीं A में तो देना पड़ेगा, ट्रस्टी है, एजेंट है, तो यार तुम मेरे एजेंट थे, तुम हमें प्रॉपर्टी नहीं वापस दोगे, देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। लेकिन डी के केस में क्या है, धोखे से किसी और के पास पहुंच गए। फॉर एग्जांपल भाई एक बोरा गेहूं थे, वो कहीं और जाने थे, ए के पास जाने थे, हमने बी के पास पहुंचा दिए, बी के पास पहुंचा दी तो वो खाने वाली चीज़ थी, उसने इस्तेमाल कर ली, अब वो वापस तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, पैसे दे देगा उसके, ठीक है। लेकिन बी और सी के केस में अगर एडुकेट रिलीफ नहीं है, ठीक है, कंपनसेशन इज नॉट द एडुकेट रिलीफ, और सी में कि कोर्ट एजरटेन नहीं कर पाएगी कितना लॉस होगा, इन दोनों केस में कोर्ट जो है कोशिश यही करेगी कि वो प्रॉपर्टी उसकी वापस दे दी जाए, ठीक है। कोर्ट को ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें इसकी प्रॉपर्टी ही वापस करवानी है, कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा। बस इतना सा था, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे चैप्टर 2 और सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।